हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th का केमिस्ट्री का चैप्टर डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स की एक बहुत ही क्विक रिवीजन। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम ये देखते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, एफ ब्लॉक को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स बेसिकली वो होते हैं ऐसे एलिमेंट्स जिनका या तो एटम या फिर उनका कोई भी एक आयन के पास पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 3D 4D 5D 6D हमारे पीरियोडिक टेबल हमें इस तरीके से दिखता है, जिसमें हम सिर्फ फर्स्ट 3 यानी 3D 4D 5D के बारे में पढ़ते हैं। 6D के ट्रेंड्स हम नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने लिख रखा है ये जिंक, कैडमियम और मर्करी को हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो कंसिडर करते हैं पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कंसिडर करते। डी ब्लॉक हम इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि उनके पास 3D10D के अंदर लास्ट भरा होता है, हमने लास्ट जो इलेक्ट्रॉन होता है, बट क्योंकि इनके पास पार्शली फिल्ड डी नहीं होता, कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, इसलिए हम इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं समझते। ट्रांजिशन हम उन्हें तभी बोलते हैं जब वो ट्रांजिशन का मतलब ही यही हुआ ना कि वो अपने आप इस तरीके से ट्रांजिशन कर रहा है, वो कंप्लीटली फिल्ड है तो वो ट्रांजिशन नहीं कर रहे हैं। देन कॉपर, AgAu, ये तीनों सबसे लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, इसलिए हम इन्हें कॉइनेज मेटल्स बोलते हैं, यानी कॉइन्स बनाने में यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कम रिएक्टिव होते हैं। देन इसके अलावा यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो क्रोमियम, कॉपर और पैलेडियम, ये तीनों के अंदर आपको एक्सेप्शंस देखने को मिलती है। कैसे देखने को मिलती है, क्यों देखने को मिलती हैं? इसलिए देखने को मिलते हैं क्योंकि हाफ फिल्ड, पार्शली फिल्ड जो होता है, हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, इसी वजह से आपको एक्सेप्शन देखने को मिलती है। आई होप इट्स क्लियर। ग्रुप 3 to 12 के अंदर लाई करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और जिंक जो है वो एक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, एज आई टोल्ड यू गाइज। देन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी कुछ इस तरीके की होती है। अच्छा, जब हम फिल करते हैं तो हम पहले एस ऑर्बिटल फिल करते हैं, फिर हम डी करते हैं। बट अगर मैं बात करूँ जब मुझे रिमूव करना है, आयन बनाना है, तो मैं एस से रिमूव करती हूँ, डी से रिमूव नहीं करती हूँ, ठीक है, आउटर मोस्ट से रिमूव करते हैं। एक्सेप्शंस ये थी, होना ये चाहिए था, बट क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है इसलिए एक्चुअल में ये होता है, आप इसे देख सकते हो। उसके बाद आता है अकरेंस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, यानी कि जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो आपको फ्री और कंबाइंड दोनों स्टेट्स में मिल जाते हैं। ये वाले थोड़े कम आपको किसी के साथ रिएक्ट करते हुए मिलेंगे क्योंकि ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। कॉपर, AgAu नेटिव स्टेट में ही रहना पसंद करते हैं। अब क्योंकि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ये काफ़ी रिएक्टिव होते हैं, इसलिए आपको इनके ओर्स बहुत आसानी से मिल जाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, उनसे रिएक्ट करके ईजिली ये बन जाते हैं। कुछ ओर्स की बात करूँ तो आयरन का और हेमेटाइट होता है, इसका मैंगनीज का, पैरिलोसाइट, क्रोमियम का क्रोमाइट ओर होता है। ये तीनों फॉर्मूलाज हैं, इनको याद रख सकते हो, ये दोनों तो आपको आगे यूज़ भी होंगे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स में पहला है मेटालिक कैरेक्टर, यानी कि ट्रांजिशन मेटल्स का मेटालिक कैरेक्टर होता है। क्यों? क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है, और वो अच्छे कंडक्टर्स हैं हीट इलेक्ट्रिसिटी के, और हार्ड भी हैं और लस्ट्रस, चमक भी है उनमें। इसके बाद है जनरल ट्रेंड्स एंड प्रॉपर्टीज़। हम यहाँ पे फर्स्ट रो के बारे में बात करें, स्कैंडियम टाइटेनियम वाली रो के बारे में बात कर रहे हैं, और उसके बेसिस पर हम जनरल ट्रेंड्स देख रहे हैं। सबसे पहला ट्रेंड हम देखते हैं मेटालिक कैरेक्टर का। मेटालिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा जितने ज़्यादा अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, बट एक सर्टेन पॉइंट के बाद पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, जिसके बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे। वही हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, एक सर्टेन पॉइंट तक बढ़ते हैं देन कम होते हैं। ये स्कैंडियम था, देन ये क्रोमियम आता है, यहाँ पे जिंक आता है। मैक्सिमम हार्डनेस, मैक्सिमम मेटालिक कैरेक्टर आपको बीच में देखने को मिलता है। फिर आता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है लास्ट, यानी एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में मुझे कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी। अब यहाँ पे बोला गया कि ये इंक्रीज करेगी स्लोली, यानी धीरे धीरे जितना मैं आगे जाऊँगी उतनी ज़्यादा मुझे एनर्जी निकालनी पड़ेगी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शंस बढ़ते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे, पर क्योंकि डी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉन्स की पुअर शील्डिंग होती है, इस वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ेंगे एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी बढ़ती है, बट न्यूक्लियर अट्रैक्शन उससे ज़्यादा बढ़ती है। दैट्स वाई
अट्रैक्शंस ज़्यादा होती हैं, उसका साइज़ और छोटा, यानी अपने पॉजिटिव वाला नेगेटिव को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा होता है, इसलिए नेगेटिव को निकालना यानी इलेक्ट्रॉन को निकालना कठिन हो जाता है। आई होप इट्स क्लियर। डी इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग पुअर होती है, ये बात आपको याद रखनी है। देन क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट आता है। ऑक्सीडेशन स्टेट ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये काफ़ी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो NS है आपका, यानी मान लो 4s और 3d की बात कर रही हूँ, तो इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है, एनर्जी का गैप है, वो बहुत ही छोटा गैप होता है। इस वजह से काफ़ी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ पर आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं कि इसमें कितनी कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, आप इसको भी आपको याद करना चाहिए। देखो, मैंगनीज की अच्छे से याद रखना कि +2 से +7 मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स मैंगनीज दिखाता है। और अगर देखिए हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपकी मिडिल के अंदर आपको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आता है आयनिक रेडाई। आयनिक रेडाई, अब देखो जितनी ज़्यादा अट्रैक्शंस होंगी, न्यूक्लियर अट्रैक्शन जितनी ज़्यादा होगी उतना कम आयनिक रेडाई, यानी जितना न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा उतना छोटा बनता जाएगा आपका एटम, उतना छोटा आयन होगा। अब आयन है कोई चीज़, यानी बेसिकली कुछ इस तरीके से होगा ना, Zn2+ ऐसा कुछ होगा, है ना। तो अगर आयन है तो उसके अंदर ऑब्वियसली प्रोटॉन तो ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन कम है प्रोटॉन से। तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके का ट्रेंड देखने को मिलता है, स्कैंडियम से क्रोमियम तक ये डिक्रीज़ होता है। जैसे यहाँ पर हुआ था ना, कुछ इस तरीके से था, इसी का उल्टा आ जाएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा यहाँ पर हमें न्यूक्लियर अट्रैक्शंस आपकी बढ़ती जाएंगी, यहाँ पे कांस्टेंट, देन यहाँ पे जिंक पे थोड़ा सा स्लाइट इंक्रीज दिखता है आयनिक रेडाई का, ठीक है। अगेन आयनिक रेडाई के अंदर डी इलेक्ट्रॉन्स की पुअर शील्डिंग है, इस वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शंस डोमिनेट कर रही हैं। देन बात करते हैं कलर क्यों आता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर। ड्यू टू DT इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के वजह से कलर आता है, यानी कि जो मैंने आपको बताया था ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो DD ट्रांजिशन करते हैं, यानी कि जैसे मान लो 2 3 4 5 है ना, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिशंस करते हैं, जिसकी वजह से आपको कलर देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स का रूल ही यही था, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल। अब पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल जब होता है तो वो विजिबल लाइट को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर पाते हैं, जिस वजह से कलर दिखता है। D0 और D10, D0 के अंदर है नहीं, D10 पूरा कम्प्लीटली फिल है, कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन भी नहीं, तो ये इसी वजह से कलरलेस होते हैं, क्योंकि ये एब्जॉर्ब ही नहीं कर सकते विजिबल लाइट को, इसीलिए Zn2+ आपका कलरलेस होता है। 2+ में 4s से निकलते हैं, इससे नहीं निकलते हैं, D10 से, है ना, D10 ही होता है। उसके बाद आता है आपके पास कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, क्वेश्चन है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी वो एक तरीके से कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। ऐसा क्यों है? एक तो उनके पास काफ़ी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। दूसरा, वो कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हैं, अभी आगे आएगा, उनके पास एबिलिटी है कि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बना सकते हैं, इस वजह से भी वो कैटलिस्ट है। एंड देन उसके अलावा वो एड्जॉर्ब करा सकते हैं अपने ऊपर, अपने उनके सरफेस के ऊपर रिएक्टेंट जो है वो इजीली एड्जॉर्ब हो जाता है, तो प्रोडक्ट को बनना काफ़ी स्पॉन्टेनियस हो जाता है रिएक्शन। इसीलिए इन तीनों प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये कैटलिस्ट की तरह भी काम करते हैं। आई रिपीट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है इनके पास, ability to form complexes और adsorption of reactant on their surface। एग्जाम्पल क्या है इसमें आपके पास आ जाए, आयरन हेबर प्रोसेस का कैटलिस्ट है, V2O5 आपका कॉन्टैक्ट प्रोसेसेस का, निकल हाइड्रोजनेशन का, ये तो हमें पता ही था। देन आता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ यानी कि जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो कितना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी। इसकी बात करें, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक दो होते हैं। पैरामैग्नेटिक होंगे अगर आपके पास कुछ भी एक भी अनपेयर्ड है तो मैं बोलूँगी पैरामैग्नेटिक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पैरामैग्नेटिक, अगर आपके सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो मैं बोलूँगी कि आप डायमैग्नेटिक हो, यानी कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता। अब जिसके पास जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उतनी ज़्यादा होगी। मैग्नेटिक मूवमेंट सिंपली आपके निकाली जाती है N+2 का √ बोहर मैग्नेटोन की फॉर्म में। यहाँ पे N आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या है? जब बहुत ही छोटे छोटे एटम्स जैसे कि हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, जैसे कि हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब इंटरस्टिशियल स्पेसेस पे आकर कंपाउंड बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के भी अंदर ना काफ़ी इंटरस्टिशियल स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि ये तो यहाँ पर आके ना कुछ छोटे छोटे एटम्स यहाँ पर आकर जुड़ जाते हैं, जिससे कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड बन जाता है। अब होता क्या है इंटरस्टिशियल कंपाउंड, कैसे कैसे प्रॉपर्टीज शो करते हैं? वो हार्ड हो जाएंगे क्योंकि बिल्कुल सारी जगह ही ऑक्यूपाई हो चुके हैं, जो भी थोड़ी थोड़ी जगह रहती थी वो भी ऑक्यूपाई होगी, उनकी मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, पर अभी भी वो मेटालिक कंडक्टिविटी यानी मेटालिक प्रॉपर्टी भी शो करेंगे और कंडक्टिविटी भी उनकी रिटेन रहेगी, कुछ चेंज नहीं होगा उसमें। एग्जाम्पल की बात करूँ तो यहाँ पर स्टील, याद रखना स्टील एक एलोय नहीं होता, स्टेनलेस स्टील एक एलोय होता है बट स्टील एलोय नहीं होता। स्टील बेसिकली आयरन प्लस कार्बन है, कार्बन जब आकर जुड़ जाता है आयरन से, इंटरस्टिशियल कंपाउंड है स्टील, ठीक है। एलोय क्या होता है ऑन दी अदर हैंड? एलोय होता है बेसिकली जब काफ़ी सारे ट्रांजिशन मेटल्स आपस में जुड़कर, जैसे कॉपर, जिंक, आयरन, क्रोमियम और निकल स्टेनलेस स्टील बनाता है। स्टेनलेस स्टील एलोय है, ब्रास आपका कॉपर और जिंक हो जाता है, ये आपके एलोय है। स्टील आपका इंटरस्टिशियल कंपाउंड है, ठीक है। अभी एलोय बनते क्यों हैं? ट्रांजिशन मेटल्स जब आपस में जुड़ जाते हैं इसलिए बनते हैं। क्यों बनते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स का जो एटॉमिक साइज है वो काफ़ी सिमिलर होता है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स का साइज बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है, इसी वजह से वो आपस में जुड़कर एलोय बना देते हैं, ठीक है। ब्रास में क्या है? कॉपर प्लस जिंक। स्टेनलेस स्टील में क्या है? आयरन, क्रोमियम, निकल। आयरन तो होगा ही, दोनों स्टील में है, इसमें कार्बन जुड़ गया स्टील, स्टेनलेस स्टील क्रोमियम और निकल से, ठीक है। नेक्स्ट आता है वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट विच इज़ K2Cr2O7। इसकी प्रिपरेशन देखें तो 3 स्टेप्स हैं, इनको आपको खुद से बहुत अच्छे से याद करना है। इसके अंदर मैं आपको कुछ नहीं कर सकती हूँ बट ये बहुत ज़रूरी है, इसको ज़रूर याद करना है। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, इसकी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से याद करना है। FeO.Cr2O3 प्लस Na2CO3 प्लस ऑक्सीजन आपको देगा Na2CrO4, Fe2O3, CO2। यहाँ पे Na2CrO4 आपका येलो कलर का है, ये ब्लैक कलर का था, है ना, ब्लैक से येलो। ये फर्स्ट स्टेप है जो कि आपका बेसिक हो रहा है क्योंकि यहाँ पे Na2CO3 है, क्रोमाइटोर से स्टार्ट होता है। देन आपने इसी को ही लेना है, H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाना है, आपको Na2Cr2O7 प्लस Na2SO4 प्लस पानी मिल जाएगा। ये एसिडिक हो गया क्योंकि H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया। Na2Cr2O7 जो है वो आपका ऑरेंज कलर का होता है, इसको देन KCl साथ रिएक्ट कराओगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, NaCl बाहर निकल जाएगा, K2Cr2O7 आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट बनके तैयार हो जाएगा विच विल बी ऑफ ऑरेंज कलर। प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ मैं पोटेशियम डाइक्रोमेट की, कि वो ऑरेंज कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एसिडिक मीडियम में। मेनली एसिडिक मीडियम में आपको इसकी ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, बैलेंस्ड याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से याद करना है। एंड देन ये कुछ जनरल ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए बहुत अच्छे से, ठीक है। तो इन दोनों आपके पास ऐसे आएगा कि कैसे आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट इसको आयोडीन को ऑक्सीडाइज करता है, कैसे आयरन को ऑक्सीडाइज करता है, तो आपको इसे करके दिखाना पड़ेगा। इन दोनों को सिंपली ऐड कर सकते हो आप, बस आपको इलेक्ट्रॉन्स इक्वल करने, जैसे यहाँ पे 6 है तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करके सिंपली ऐड कर दोगे, इलेक्ट्रॉन्स कट करके बाकी सिंपली ऐड कर देना है। ये चीज़ एंड ये चीज़, ये आपको खुद से याद करनी है, इसमें आई कैन नॉट हेल्प, ठीक है। देन यूजेस की बात कर लेते हैं। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है ही आपका, दोनों ही पोटेशियम परमैंगनेट भी और आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट भी, दोनों के दोनों आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो हैं ही, बट साथ में पोटेशियम डाइक्रोमेट आपका लेदर टैनिंग में भी यूज़ होता है और डाई मैन्युफैक्चर में भी यूज़ होता है, डाई को मैन्युफैक्चर करने में, लेदर की टैनिंग में भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। इसकी प्रिपरेशन काफ़ी आसान है, ये भी आपको खुद से याद करनी है। MnO2 पायरोलोसाइट टॉर्च ब्लैक कलर का, KOH O2 से रिएक्ट करा के K2MnO4 ग्रीन कलर का, साथ में पानी।
ये K2MnO4 ही है बेसिकली आपका MnO4 2 नेगेटिव। इस आयन को इलेक्ट्रोलिसिस करके आपका MnO4 नेगेटिव जो कि पिंक पर्पल कलर का होता है कि MnO4 बन जाता है ना। प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो पिंक पर्पल कलर का होता है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके आपके डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट हैं। तो बेसिक, न्यूट्रल, एसिडिक तीनों के आपको याद करने हैं। इसमें भी आपके यही वाले काम आएंगे, इनको आपने अच्छे से याद करना है। मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट वाले लिख दिए हैं यहाँ पे, इनको और इनको अच्छे से याद आपको खुद से ही करना। मैंने लिख के दे दिया, आपको याद खुद करने पड़ेंगे। यूजेस की बात करूँ तो डिसइंफेक्टेंट की तरह भी यूज़ होता है क्या। अब देखो, पोटेशियम पर मैंगनेट आपका किस तरीके से यूज़ होगा, डिसइंफेक्टेंट की तरह भी यूज़ होगा और वाटर प्योरिफिकेशन में भी यूज़ होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह होगा ही होगा, डिसइंफेक्टेंट और वाटर की प्योरिफिकेशन के लिए भी यूज़ होगा। वो किस लिए यूज़ हुआ था आपका, लेदर टैनिंग के लिए यूज़ हुआ था। ये किसके लिए यूज़ हो रहा है, डिसइंफेक्टेंट के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है। उसके बाद आपके पास कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन आ जाता है। अच्छा एक सेकेंड, डिसइंफेक्टेंट वाटर प्योरिफिकेशन वो आपका किस लिए था, लेदर टैनिंग के लिए भी था और डाई फॉर्मेशन के लिए भी था। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों ही हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। मैंने आपको बताया था कि वो कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसीलिए वो बहुत अच्छा कैटलिस्ट है ना। कॉम्प्लेक्स कैसे बनाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्सेस क्यों बना रहे हैं, उनका रीज़न क्या है। क्योंकि उनका साइज़ छोटा है इसलिए कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर चार्ज डेंसिटी अच्छी है इसीलिए कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं, क्योंकि उनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं इसलिए कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं। आई होप इट्स क्लियर। देन इसका एग्जाम्पल तो हम आगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में देख भी लेंगे, FeCN6 3 नेगेटिव। देन आता है हमारे पास F ब्लॉक, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स दोनों आते हैं। लेंथेनॉइड्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल ये है, इसको भी याद कर लो। देन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूँ तो इसकी मोस्टली +3 होती है, पर कभी कभी ये +2 +4 भी दिखाता है। लेंथेनाइड कंट्रैक्शन क्या होता है, जो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं लेंथेनाइड सीरीज़ के अंदर वैसे वैसे हम देखते हैं कि ग्रेजुअल डिक्रीज़ होता है उनके एटॉमिक साइज़ में, उनके आयनिक साइज़ के अंदर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 4f इलेक्ट्रॉन्स की पुअर शील्डिंग होती है पर न्यूक्लियर अट्रैक्शंस तो बढ़ती जा रही हैं। इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम है पर अट्रैक्शन तो बढ़ती जाए, तो फिर ऑब्वियसली उनका साइज़ डिक्रीज़ होता जाएगा। पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स, डी की भी पुअर थी, इसकी भी पुअर है। अच्छा, अब इससे होता क्या है कि जो 4D और 5D एलिमेंट्स हैं उनकी सिमिलर सी प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं, क्योंकि आप देखो उनका साइज़ तो डिक्रीज़ हो ही रहा है, तो 4D 5D की ऑलमोस्ट सिमिलर सी प्रॉपर्टीज़ हो जाती है क्योंकि सिमिलर सा साइज़ हो जाता है। डिफ़िकल्ट इन सेपरेशन करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है किसके बीच में, उनके आयन्स और उनके एटम में, क्योंकि साइज़ उनका ज्ञान बिल्कुल सेम सा हो जाता है। देन बात करते हैं एक्टिनॉइड्स की। एक्टिनॉइड्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरली ऐसी होती है, और ऑक्सीडेशन स्टेट की मैं बात करूँ तो वेरिएबल होती है, यानी +3 से +7 ये काफ़ी सारी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वहाँ पे ये लेंथेनाइड्स आपकी वेरिएबल नहीं दिखाते, वो आपकी मेनली +3 दिखाते हैं, +2 +4 कभी कभी ये आपकी वेरिएबल दिखाते हैं +3 to +7। ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं लेंथेनॉइड से, और ज़्यादा इसके अंदर ज़्यादातर एलिमेंट्स जो हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं। बाकी मैंने थोड़ा सा डिटेल में लेंथेनाइड एक्टिनाइड का चार्ट बना रखा है, इसको देख लेते हैं। लेंथेनाइड का ये है 4f 1 to 14, 5d 0 to 1, 6s2। सिमिलरली एक्टिनाइड का ये है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन 4f में एंटर हो रहे हैं, इसमें 5f में एंटर हो रहे हैं। इसके अंदर रेगुलर डिक्रीज इन साइज को हम लेंथेनाइड कंट्रैक्शन कहते हैं, इसमें रेगुलर डिक्रीज इन साइज को हम एक्टिनाइड कंट्रैक्शन कहते हैं। एक्टिनाइड कंट्रैक्शन आपकी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है कॉमनली, ये भी +3 दिखाता है, बट ये +2 +4 भी दिखाता है, और ये +2 +4 +5 +6 +7 सारी दिखाता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा वेरिएबल हो गई। इसकी जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स बनती हैं वो कम बेसिक होती हैं, इसकी ज़्यादा बेसिक होती हैं। अगर यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, PM61 इसकी बात करूँ मैं तो ये रेडियो एक्टिव है और साथ में सिंथेटिक भी है, ये मैन मेड है। बाकी सब के सब नॉन रेडियो एक्टिव और नेचुरल है। यहाँ पे बात करूँ तो TH90 और UR93 आपके नॉन रेडियो एक्टिव है और नेचुरल है। ठीक है, बाकी सब रेडियो एक्टिव और सिंथेटिक है।
बिल्कुल ऑपोजिट सा है ना, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ये ऑक्सो आयन फॉर्म नहीं करते, ये ऑक्सो आयन करते हैं, जिसके एग्जाम्पल आपके ये रहे हैं। इनको भी याद करना ज़रूरी है, ठीक है, इनको याद करना भी ज़रूरी है। PuO2 2 नेगेटिव, UO2 2 नेगेटिव, UO प्लस, UO2 प्लस। स्टेबल है एक्वस और एसिडिक मीडियम दोनों के अंदर। ये इनके जो ऑक्सो आयंस हैं ये स्टेबल भी हैं एक्वस एसिडिक मीडियम के अंदर। लेंथेनाइड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है मेरे अकॉर्डिंग। लेंथेनाइड्स जो हैं वो कम स्टेबल होते हैं, यानी लेंथेनाइड्स जो कंपाउंड्स बनाते हैं वो कम स्टेबल होते हैं और डल कलर्ड होते हैं। एक्टिनाइड्स जो कंपाउंड्स बनाते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं और ब्राइट कलर्ड होते हैं। ब्राइट कलर्ड मोर स्टेबल कंपाउंड्स, यहाँ पे लेस स्टेबल डल कलर्ड कंपाउंड्स बनते हैं। लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का विच इज़ ऑक्साइड्स, जो आपके ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन दोनों की बात कर रही हूँ। ऑक्साइड्स आपके 3 तरीके के हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं, एम्फोटेरिक भी हो सकते हैं, एसिडिक भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, बेसिक कब होंगे, जब आपका ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत कम है, यानी +1 +2 छोटी ऑक्सीडेशन स्टेट पे बेसिक होंगे। इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट पे एम्फोटेरिक होंगे, और अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है +5 उससे ज़्यादा तो एसिडिक ऑक्साइड्स होंगी। यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड मिलता है, यहाँ पे हमें आयनिक बॉन्ड मिलता है। इसके एग्जाम्पल CRO V2O3 होते हैं, इसके V2O4 CR2O3 V2O5। इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो Mn2O7 MnO4 नेगेटिव और CR2O7 2 नेगेटिव। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।